कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। हमें पता है कि हमारे पास एक ये इंडक्टर कॉइल है, ठीक है। इंडक्टर के अंदर क्या क्या फिनोमिना हमने अभी तक देखा है? अभी तक हमने केवल सेल्फ इंडक्टेंस देखी है। सेल्फ इंडक्टेंस में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी है, और उसके बाद हमने उसके ईएमएफ की बात करी, विच इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। इस माइनस का मतलब क्या होता है? ये माइनस का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में? कौन है अपोजिट डायरेक्शन में? भगवान। अगर चेंज इन करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये माइनस का साइन ये, ठीक है। यहां से जो लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है इस डायरेक्शन में है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। और हमने ये भी एक बार एक न्यूमेरिकल में देख लिया था कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपका डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ आपका सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये चीज अभी तक हमने फाइंड आउट कर ली है इस चैप्टर में, ठीक। इस चैप्टर में अगर हम अपने कॉम्बिनेशन की बात करें तो बेटा हमारे पास इंडक्टर्स के दो कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सीरीज में, दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल में। इसमें जो मिक्स वाला है वो जनरली पूछा नहीं जाता। अच्छा, आज एनसीईआरटी तो लाए हो ना, ठीक है। तो सीरीज के बारे में हमें पता क्या है? सीरीज के बारे में अगर मेरे पास चाहे कैपेसिटर हो, मान लो कि ये दो कैपेसिटर बेटा मेरे पास लगे हुए हैं, ठीक है। ये है कैपेसिटर 1, ये है कैपेसिटर 2, और ये है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। इसको हमने सीरीज क्यों कहा? कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, किसको जाना है? हमें से मतलब यहां पे धक्का किसको लगेगा? चार्जिस को। अगर चार्जिस को ए से बी जाना है, ए से बी जाने में जितने भी कैपेसिटर उसको बीच में मिलेंगे वो सारे क्या होंगे? सीरीज में होंगे। यहां से चार्ज अगर ए से बी जाएगी तो उसको कैपेसिटर 1 से भी होके गुजरना पड़ेगा और कैपेसिटर 2 से भी होके गुजरना पड़ेगा। तो हमने इस चीज को कंक्लूड किया हुआ है, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा ही बेटा हमने रजिस्टर में देखा। अगर मेरे पास कोई एक रजिस्टर, कोई दूसरा रजिस्टर या कोई तीसरा रजिस्टर, ये ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर जुड़े हुए हैं किसी एक सर्किट में, इसको R1 कहूं, इसको R2 कहूं और इसको R3 कहूं, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तो चार्जेस यहां से ट्रेवल करना शुरू करेगी। अगर चार्ज को A से B ट्रेवल करना है तो A से B ट्रेवल करने के लिए चार्ज को R1 से भी होके गुजरना पड़ेगा, R2 से भी, R3 से भी। तो ऐसे में जिसमें हमारी चार्जेस सारे रेजिस्टर से होके गुजर रही है या सारे कैपेसिटर से होके गुजर रही है उसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कहा था। ऐसे ही जब हम ऐसे इंडक्टर जोड़ देंगे जिसमें हमारी चार्जेस को, अच्छा अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं, आपका एक इंडक्टर जोड़ देता हूं। अब मेरे पास इंडक्टर है, ये पहला इंडक्टर, ठीक, फिर ये दूसरा इंडक्टर, फिर ये तीसरा इंडक्टर। अब इस इंडक्टर को मैंने एक ईएमएफ से जोड़ दिया, ठीक है। यहां पे मैंने एक स्विच भी लगा दिया। स्विच का मतलब कि आपका करंट ऑन और ऑफ करने के काम आएगा। तो जब मैं यहां पे इसको एक ईएमएफ से जोड़ दूंगा, या इसके लिए साइन है मेरे पास स्मॉल ई, मैं कहूं इस और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं। यहां से यहां तक जब आपकी चार्जेस फ्लो करेगी, यहां से यहां तक जब आपकी चार्जेस फ्लो करेगी, उसी केस में आपका करंट डेवलप होगा। और जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो हम केवल करंट की बात नहीं करते, हम रेट ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट की बात करते हैं। तो एक चार्ज यहां से चली, चार्ज यहां से चल के यहां गई, वही चार्ज यहां जाएगी और उतनी ही चार्ज यहां पे जाएगी। तो हमने भी यहां पे देखा कि जब आप इंडक्टर्स को ऐसे जोड़ते हो, ऐसे कॉम्बिनेशन को तो हम सीरीज कहते हैं। और सीरीज के कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है हर एक इंडक्टर के पास, जो करंट होता है हर एक इंडक्टर के पास वो सेम होता है। क्यों? करंट किसकी वजह से बनता है? चार्जेस के फ्लो की वजह से। तो जितनी चार्जेस इससे गुजरेंगी उतनी ही इससे गुजरेंगी, उतनी ही उससे गुजरेंगी। और क्योंकि उनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, चार्जेस के फ्लो से बनता है करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से हमें क्या मिल जाता है? ईएमएफ। क्योंकि जब भी हम किसी इंडक्टर की स्टडी करेंगे तो हमारा ये मेन फॉर्मूला है।
जैसे कि जब हम किसी रेजिस्टर की स्टडी करते हैं तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम किसी कैपेसिटर की स्टडी करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। बात तो हम कैपेसिटर की कर रहे हैं, बट Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात तो हम रेजिस्टर की करते हैं, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऐसे ही जब भी बात हम किसी इंडक्टर की करते हैं तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है। वो हमने पिछली क्लास के न्यूमेरिकल में भी देख लिया था। ठीक है, अब मेरे पास पहला केस ये है कि व्हेन योर इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है हमें, मेरे पास कोई एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 इंडक्टर जोड़े हुए हैं, या मैं चाहूं तो इसमें n इंडक्टर भी जोड़ सकता हूं। मैं जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं वो केवल 3 के लिए कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं 3 इंडक्टर ऐसे जोड़ूं जब वो सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगी। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मतलब यह है कि जब इन तीनों को जोड़ दूंगा, इसकी इंडक्टेंस L1 है, इसकी इंडक्टेंस L2 है, इसकी इंडक्टेंस L3 है। ये हो सकता है अलग कॉइल हो, ये हो सकता है अलग कॉइल हो, ये हो सकता है अलग कॉइल हो। और अलग अलग कॉइल की कंस्ट्रक्शन पे उसकी इंडक्टेंस डिपेंड करती है। हमने L का बारे में पढ़ा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन। जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे, जितनी बड़ी लेंथ होगी, उस हिसाब से हमारे L1, L2, L3 चेंज होंगे। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो एक मेरी जो इंडक्टेंस आएगी उस इंडक्टेंस को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ये मुझे फाइंड आउट करनी है। कब, किस किस के बीच में, A और B के बीच में। A और B के अक्रॉस कितनी मेरे पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंडक्टेंस अक्रॉस AB या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। अच्छा, ये होगी कब, जब यहां पे और यहां पे जो मैं लगा रहा हूं, यहां पे तो मैं ईएमएफ की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल्स की बात करूं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर था, अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक बैटरी है, एक चार्ज यहां से चल के गई और यहां तक ही रुक गई, तो इसको तो मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। और वही चार्ज यहां तक भी गई तो उसको मैं क्या कहूंगा, कंप्लीट चक्कर के लिए वो हो जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने ईएमएफ लिखा था तो ईएमएफ मेरा और कुछ नहीं, यहां पे V है। बस V जब बनेगा जब ये चार्ज यहां से चल के केवल यहां तक जाएगी, उसके अंदर वो क्या कर रही है हमें इससे मतलब नहीं है। तो मैंने इस सर्किट के इक्विवेलेंट एक सर्किट बना लिया। तो अब मुझे ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट है और क्या चीज वेरिएबल है। अच्छा, मेरे पास चीजें क्या क्या है, या तो ईएमएफ है, L मेरा कांस्टेंट होता है और di/dt है। तो अगर मेरी एक चार्ज यहां से चल के गई तो मैंने देखा तीनों इंडक्टर में करंट कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर करंट कांस्टेंट है तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो भी कांस्टेंट होगा बेटा। ठीक है, अगर सेम टाइम होगा, अगर करंट मेरा 5 एम्पियर है, अगर करंट मेरा 5 एम्पियर है तो 1 सेकंड में करंट कितना बदलेगा, वो तीनों केसेस में बराबर होगा, क्योंकि तीनों केसेस में करंट बराबर था तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी मेरा बराबर हो गया। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1 स्टेप लिखिए इसमें, इन केस ऑफ सीरीज इंडक्टेंस, इन केस ऑफ सीरीज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नहीं इंडक्टेंस, करंट रिमेन्स द कांस्टेंट, oh sorry, rate of change of current remains the constant, but voltage is divided, but voltage is divided। अब बेटा जो ये वोल्टेज डिवाइड हो रही है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखो मैंने इसके इक्विवेलेंट इसको बना रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरा सर्किट है, इस सर्किट में जो करंट निकल रहा होगा वो I है, और इसमें भी जो करंट निकल रहा है वो I है। इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो भी di/dt है, इसका भी di/dt है। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं,
ठीक है, तो इसकी जो ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज सेम है, बट ये वोल्टेज सारी किसको मिली, इक्विवेलेंट इंडक्टर को। बट ये वाली वोल्टेज जब चली, कुछ इसको मिली, कुछ इसको मिली और कुछ इसको मिली। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दे रखा है, आप अपने घर से 100 रुपए लेके चले, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक एनर्जी है जो आप अपने घर से लेके चले। कुछ आपने किराए में खर्च दिए, कुछ आपने होटल में खाना खाने में खर्च दिए, कुछ आपने इधर उधर खर्च दिए, तो घर आके आप क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो जो चार्जेस एनर्जी लेके चली, जो वी एनर्जी लेके चली चार्जेस, कुछ तो इनने इसको दे दी, कुछ इस इंडक्टर को पार करने में लगा दिया चार्जेस में, और कुछ इसको पार करने में लगा दिया। ठीक है, टोटल चार्ज कितनी थी मेरे पास, V, और V तीनों इंडक्टर में कैसी हो गई, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, इन केस ऑफ सीरीज इंडक्टेंस वोल्टेज इज डिवाइडेड। ठीक है, अच्छा इसके आगे देखिए, अब जो ये V है, अगर मैं यहां पे V की जगह, क्योंकि हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसको अगर हम चाहें तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो E है, नेट इक्विवेलेंट, जो ये ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ ये कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाय डी टी। और यहां पे जो एल है वो इसका है, जो कि है एल इक्विवेलेंट, इज इक्वल टू E1 किसका है, इसका है, वो हो जाएगा माइनस L1 डी आई बाय डी टी माइनस L2 डी आई बाय डी टी माइनस L3 डी आई बाई डी टी। ठीक है, देखो पहले इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ मेरा होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इक्विवेलेंट के लिए मैंने इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ले लिया डी आई बाई डी टी। अच्छा, पहले इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस कितनी थी, L1, करंट कितना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी, और माइनस की जगह मैंने माइनस ले लिया। तो मैंने नेट वोल्टेज को ही मैंने आपके इस वाले रिलेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, माइनस डी आई बाई डी टी इंटू एल इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं इसको, और इन तीनों में से भी माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन जा रहा है, माइनस डी आई बाय डी टी, क्या बचा, L1 L2 L3, दोनों में से माइनस डी आई बाई डी टी कट गया, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना बचा, L1 प्लस L2 प्लस L3। रेजिस्टर में क्या होता था, जब आप तीन रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ देते थे तो उनकी नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, तो ऐसा ही आपके इंडक्टेंस में हुआ है। अगर आपने तीन इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया, या चार इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया, या 100 इंडक्टर को सीरीज में जोड़ दिया, कुल मिला के आपकी इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इसको इतना लिखने के बाद लिख लेना, द नेट इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन increases. The net inductance in case of series combination increases as compared to the individual inductance. मतलब कि मान लो कि इसकी इंडक्टेंस 2 थी, इसकी 3 थी और इसकी 4 थी, कुल मिला के जब आप इसको सीरीज में जोड़ दोगे 2 प्लस 3 प्लस 4 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और जो वो 9 है, जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है, 2 से भी बड़ी है, 3 से भी बड़ी है, 4 से भी बड़ी है। ठीक है, इस केस में जब भी आप 3 या 1 से ज्यादा आप इंडक्टर को सीरीज में जोड़ोगे तो नेट इंडक्टेंस हमेशा बढ़ेगी। और ये हम कौन सी इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल और केवल सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे। बट ये जो एल जो साइन है वो कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का है। ठीक है बेटा, ये नोट डाउन कर ली पूरी डेरिवेशन, फटाफट से इसको नोट करो। वही हिसाब चलेगा जैसा आपका रजिस्टर में होता था। आप चाहो तो उसको फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कहोगे तो मैं उसको लिखवा देता हूं, 2 मिनट लगेगी। डायग्राम बना देता हूं उसका पहले मैं फटाफट से, कि आपके पैरेलल में हो क्या रहा है, कि आपके इंडक्टर जुड़े हुए हैं। मैं 2 इंडक्टर के लिए बना रहा हूं बस, ठीक है।
ये ये जो मैंने बनाया है, दो इंडक्टर को मैंने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में। पैरेलल में जोड़ने का मतलब यही होता है कि अगर आप देखो, इसके लिए भी ये इक्विवेलेंट सर्किट बना रखा है मैंने, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये है कि जो इसकी वोल्टेज है वो ही उसकी वोल्टेज है। तो जितना करंट इसमें से रिलीज होगा, जितनी चार्जेस पर यूनिट सेकंड इसमें से रिलीज होगी, उतनी चार्जेस पर यूनिट सेकंड इसमें से रिलीज होगी। तो उन दोनों को जोड़ के जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो और कुछ नहीं, वो इसके बराबर है। ठीक है, अब आपको किसके अक्रॉस निकालना है, ए बी के अक्रॉस निकालना है। ए बी के अक्रॉस का मतलब कुछ चार्जेस यहां से चली और उनको कहा गया कि बी तक जाओ, तो वो चार्ज या तो हो सकता है L2 का रास्ता ले या हो सकता है L1 का रास्ता ले। तो जितनी चार्जेस यहां पे खड़ी हैं, मान लो कि यहां पे 10 चार्जेस खड़ी हैं, तो अगर यहां पे 10 चार्जेस को पता होगा कि यहां कितनी जाएगी, तो उस हिसाब से ये बट जाएंगी। पता थोड़ी होता है, क्या पता यहां पे 4 जाए, क्या पता यहां पे 6 जाए, क्या पता दोनों जगह 5-5 जाए। तो कुल मिला के इस जंक्शन पे आके चार्जेस बट जाएंगी, और अगर चार्जेस बढ़ जाएंगी तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ जाएगा तो मान लो कि यहां से I करंट चला, तो यहां पे चला गया I1 और यहां पे कौन गया, I2। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। और अगर करंट डिवाइड होता है तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये हो जाएगा di1 बाय dt, और ये हो जाएगा di2 बाय dt। ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड हो जाता है, सेम नहीं रहता। सीरीज के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम था, इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड हो जाता है। बात रही वोल्टेज की, वोल्टेज यहां से आप 100 रुपए लेके गए, या तो आपने L2 के ऊपर खर्च दिए, बी पे वापिस आ गए, या आपने वही 100 रुपए L1 पे खर्च दिए, फिर बी पे वापिस आ गए। तो जो वोल्टेज अक्रॉस L2 इंडक्टर रही वो भी V रही, और जो वोल्टेज अक्रॉस L1 इंडक्टर रही वो भी V रही। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब भी आप अपने इंडक्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हो, व्हेन इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नंबर 1 वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, डिवाइड कौन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिवाइडेड। कैसे डिवाइड हो जाता है, इसको उसके बराबर करेंगे। यहां की जो इक्वेशन है वो है -L di बाई dt। वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी, अच्छा वो तो EMF बराबर है, सॉरी EMF नहीं, हमें क्या निकालना है, इसका बराबर। डिवाइड कौन हो रहा है, EMF तो बेटा सेम रह रही है, डिवाइड हो रहा है di बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहां पे इसकी ये वाली वैल्यू निकालूंगा, di बाई dt इज इक्वल टू E अपॉन L, ऐसे लिखूंगा। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इस वाले केस में। माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूं उसमें, क्योंकि माइनस जो भी होगा कॉमन होके कट ही जाना है। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने से पहले इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना था, di बाई dt, और di बाई dt किसके बराबर है, EMF अपॉन L। ठीक है, विच इज E अपॉन L को मैं और कुछ ना लिख के यहाँ पे V अपॉन L लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने EMF ली, मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो L है, ये L और कुछ नहीं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। ये किस किस के बराबर है, ये इस वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्लस इस वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको मैं ऐसा लिखूंगा, di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt के बराबर है। इस di1 बाई dt के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, di1 बाई dt के जगह मैं v बाय L1 लिख सकता हूं, v बाय L1, और di2 बाई dt की जगह लिख सकता हूं मैं v बाय L2। अब आप ये पूछोगे v को v1 और v2 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चीज मैंने पहले ही डिसाइड कर ली है, पैरेलल के अंदर जो v है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो v बाय L1 और v बाय L2, तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन बची v बाय L इक्विवेलेंट, इन दोनों में से v कॉमन ले लूंगा तो 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, v से गया v, तो 1 बाय L इक्विवेलेंट, 1 बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2
बाय L1 L2, बट ये मेरा रेसिप्रोकल आया किसका, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का। मुझे रेसिप्रोकल तो निकालना नहीं, मुझे एक्चुअली में L इक्विवेलेंट निकालना है। तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो पैरेलल के केस में ये आपका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस है, ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का हो या इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। तो इस केस में, पैरेलल के केस में क्या होता है बेटा, बात सुनो, कंपेयर करके देख लेते हैं ना कि पैरेलल के केस में मेरी इंडक्टेंस बड़ी है या कम हुई है। अब मान लो कि यहां पे आप L1 की वैल्यू 1 ले लो और L2 की वैल्यू 2 ले लो, डाल के देख लेते हैं। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.66 आएगी, और जो ये 0.66 है ये क्या बता रही है मुझे, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। और ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 0.66 1 से भी छोटी है और 2 से भी छोटी है। तो आप यहां पे एक पॉइंट लिख लेना कि द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट always decreases as compared with the individual inductor, always decreases as compared with the individual inductor।